हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट में। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सब्सिडरी अलायंस, यानी कि आपका सहायक संधि। अगर हम सहायक संधि की बात करते हैं तो बेसिकली जो सहायक संधि है उसका जो ओरिजिन माना जाता है वो ब्रिटिशर्स द्वारा माना जाता है। ब्रिटिशर्स ही इसके क्या है, जनक माने जाते हैं। लेकिन अगर हम इसका सबसे पहले यूज़ देखते हैं कि किसने इसका सबसे पहले यूज़ किया, तो इसका यूज़ सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लेकिन इसे व्यवहारिक रूप देना, यानी कि इसका विस्तार सबसे ज़्यादा करना, इसे क्या है, व्यवहारिक रूप देना का जो श्रेय जाता है वो है आपका लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए और उन्होंने क्या है, आपका सबसे ज़्यादा इस सहायक संधि का क्या है, यूज़ किया। सबसे ज़्यादा सहायक संधि का व्यवहार में यूज़ किसने किया? आपके लॉर्ड वेलेज़ली, जो 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आए भारत के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया, तो सबसे पहले आपके फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसका यूज़ किया। तो आइए हम जानते हैं कि इस सहायक संधि की विशेषता क्या है, किन किन राज्यों पर क्या है ये थोपी गई सहायक संधि, और इससे कंपनी को क्या लाभ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे क्या लाभ हुआ। तो अगर हम इसकी सबसे पहले अगर हम इसका सामान्य अर्थ देखें, सबसे पहले अगर हम इसका सामान्य अर्थ देखें तो यह है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु समझौता। यानी कि सहायक संधि एक एग्रीमेंट है, समझौता है। सहायक संधि क्या है? एक समझौता है। और यह समझौता जिन राज्यों के बीच होता है वो आपस में क्या है, एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। वो आपस में क्या है, एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में सहायक संधि को व्यवहार रूप दिया, यानी कि भारत के जो देसी रियासत रजवाड़े थे उनके साथ जब सहायक संधि क्या है, साइन की गई, तो इसके प्रावधान बहुत अलग आपको मिलते हैं। इसके जो प्रोविजंस हैं वो बहुत अलग मिलते हैं, और ऐसे प्रोविजंस मिलते हैं जिनसे सिर्फ कंपनी को लाभ होगा, देसी रियासतों को कोई लाभ नहीं होगा। वैसे तो सहायक संधि का मतलब क्या है कि समझौता है, एक समझौता है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आपसी सुरक्षा को लेकर एक समझौता है। लेकिन अगर आप भारत में इसका व्यवहारिक रूप देखेंगे तो कहीं भी आपको क्या है, ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो देसी रियासतें रजवाड़े हैं उनको क्या है, कमजोर किया जाएगा इस सहायक संधि के द्वारा, और जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे क्या है, मजबूत किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहली बात है कि जो देशी रियासत इस संधि को स्वीकार करेगी, सब्सिडरी अलायंस को जो स्वीकार करेगी, सबसे पहले शत्रु राज्यों के साथ संबंध नहीं रखेगी। शत्रु राज्य जैसे अन्य यूरोपीय कंपनी थी, जैसे आपकी फ्रांस की कंपनी थी, डेनमार्क की कंपनी थी, डच थे, आपके पुर्तगाल थे, इनके साथ, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के अलावा जितने भी क्या हैं, यूरोपियन कंपनियां हैं आपकी, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगी जो देशी रियासत इस सहायक संधि को स्वीकार करेंगी। पहली बात। दूसरा, शासन प्रबंधन के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट की क्या है, नियुक्ति की जाएगी। ब्रिटिश रेजिडेंट क्या है, आपका शासन प्रबंधन करेगा। कैसे? दरबार में क्या है, ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। किस राज्य के साथ संधि करनी है, किस के साथ युद्ध करना है, किसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने हैं, ये सब जो फैसले हैं वो आपका ब्रिटिश रेजिडेंट देगा, ब्रिटिश रेजिडेंट लेगा। तो इसलिए क्या होगा, तो शासन प्रबंधन के लिए टैक्सेशन की क्या दरें होंगी, ये सब, सेना पर कितना खर्च होगा, कितनी सेना रखी जाएगी, यानी कि टोटल जो हमारा गवर्नेंस का क्या है, मैनेजमेंट होता है, शासन प्रबंधन होता है, उसके लिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी उस दरबार में, उस रियासत के दरबार में जिसके साथ सहायक संधि स्वीकार की है, जिस रियासत ने, उसमें क्या है, उसके दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी जो शासन प्रबंधन करेगा। किसके साथ युद्ध होगा, किसके साथ संधि होगी, किसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध होंगे, टैक्सेशन, टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स कैसे वसूला जाएगा, आपका मिलिट्री कितनी रखी जाएगी, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपका ब्रिटिश रेजिडेंट ये सब क्या है, फैसले लेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, जो देसी रियासतें हैं उनके फैसलों में भी क्या है, शामिल हो रही है, उनके फैसलों में भी क्या है, शामिल हो रही है। और जब फैसलों में शामिल होगी तो ये अपने पक्ष में फैसले लेंगे, ना कि देशी रियासतों के पक्ष में। सुरक्षा के लिए कंपनी सेना रखेगी, बदले में पैसा या राजस्व देना होगा। अब जो देशी रियासतें सहायक संधि स्वीकार करेंगी वो अपनी सेना नहीं रखेंगी, बल्कि कंपनी उनके लिए क्या है, उनकी सुरक्षा के लिए एक सेना नियुक्त करेगी।
क्या करेगी, सेना रखेगी। उसके बदले में उस देशी रियासत से क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट क्या है, वसूला जाएगा। क्या वसूला जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट वसूला जाएगा सेना के बदले में। तो तीसरी बात हुई, यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, आप देखेंगे तो देशी रियासतों से क्या है, सेना, क्योंकि कोई भी राजा है उसकी शक्ति क्या होती है, सेना होती है। और जब सेना ही छीन ली जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या है, शक्ति, जो शासक है वो नाम मात्र का शासक रह जाएगा, उसके पास कुछ क्या है, पावर्स क्या है, नहीं रह जाएंगी। इसके बाद देखें, कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से संधि, मित्रता, युद्ध नहीं। अन्य राज्य से मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो देशी रियासतें भारत में हैं, जैसे मान लीजिए ये सहायक संधि स्वीकार की आपके हैदराबाद ने, सबसे पहले मान लीजिए हैदराबाद ने स्वीकार करी 1798 में। अब हैदराबाद क्या है, मैसूर के साथ यदि संबंध बनाएगा, मैसूर रियासत के साथ, या मराठाओं के साथ यदि संबंध बनाएगा या युद्ध करेगा, ये सब फैसले कौन करेगी, आपकी कंपनी करेगी, आपका देशी रियासत नहीं करेगी। तो ये इसके क्या है, विशेषता हैं। सबसे पहले तो कंपनी क्या है, सेना रखेगी, देशी रियासतों को सेना रखने का अधिकार नहीं रहेगा। देशी रियासत की सुरक्षा के लिए कंपनी सेना रखेगी, जिसके बदले में क्या है, एक मोटा राजस्व वसूला जाएगा आपकी देशी रियासतों से। दूसरा, शत्रु राज्यों के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, यानी कि जो यूरोपियन कंपनी है ना, अन्य यूरोपियन कंपनी है आपकी, चाहे डच हैं, चाहे पुर्तगाल हैं, फ्रांसीसी हैं, उनके साथ आप क्या है, संबंध नहीं बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। और शासन प्रबंधन के लिए क्या है, देशी रियासत के दरबार में क्या है, ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, जो शासन को प्रबंध करेगा। शासन से संबंधित जितने भी निर्णय होंगे वो ब्रिटिश रेजिडेंट करेगा। और इसमें कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से संधि या मित्रता या युद्ध नहीं किया जाएगा। तो ये सहायक संधि के आपके मुख्य विशेषताएं थी, प्रावधान थे। और इन प्रावधानों को लागू कर कंपनी को क्या लाभ मिला, तो देखिए, अगर आप कंपनी के लाभ की बात करते हैं तो अन्य यूरोपीय कंपनियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। यानी कि जो फ्रांसीसी थे, जो क्या है, यूरोपियन फ्रांसीसी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या है, प्रतिद्वंदी थे, तो उनका प्रभुत्व क्या है, समाप्त हो गया। फ्रांसीसियों का, पुर्तगाल का, डच का, डेनमार्क वाले तो नहीं अपनी कंपनी बेच कर चले जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को ही। तो होगा क्या कि जो अन्य यूरोपियन कंपनी है उनका प्रभुत्व क्या है, समाप्त हो जाएगा। वो जो ट्रेड है, ट्रेड पर आधिपत्य किसका हो जाएगा, आपका ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, आपके जो भारत के संसाधन हैं, जो भारत का मार्केट है, उसे क्या है, कैप्चर करेंगे और उसे क्या है, अपने फेवर में क्या है, उसका यूज करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या है, शुरू होगा, क्योंकि प्रतिद्वंदता क्या है, समाप्त हो जाएगी। और यहाँ से सस्ती दरों पर क्या है, माल को खरीदा जाएगा, कच्चे माल को खरीदा जाएगा, और वहाँ पर क्या है, महंगी दरों पर क्या है, विनिर्मित वस्तुएं, यूरोप में क्या है, चाहे वो फ्रांस को बेचनी हो, चाहे वो आपका डेनमार्क को बेचनी हो, यानी कि अन्य यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्हें क्या है, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बेचेगी, ब्रिटिशर्स आपके बेचेंगे। तो पहला तो अन्य यूरोपियन कंपनियों का क्या है, प्रभुत्व खत्म। भारतीय राजस्व पर बड़ी सेना तैयार। देखिए, खर्चा कौन कर रहे हैं, देशी रियासतें कर रही हैं। तो जो देशी रियासतें हैं उन्हें क्या है, सेना पर क्या है, सेना उपलब्ध कराई जा रही है कंपनी के द्वारा, लेकिन कंपनी क्या एक मोटा राजस्व वसूल रही है। अब होगा क्या कि धीरे धीरे कंपनी क्या है, भारतीय राजस्व पर ही क्या है, एक बहुत बड़ी सेना क्या है, बना लेगी, एक बहुत बड़ी सेना क्या है, इकट्ठी कर लेगी, बना लेगी, और उसी सेना के माध्यम से भविष्य में क्या है, अपनी जो साम्राज्यवादी नीति है ब्रिटिशर्स की, उसका क्या है, विस्तार करेगी। उसका क्या करेगी, विस्तार करेगी। आप देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल मैसूर युद्ध जितने भी होंगे, जितने भी आपके किसान विद्रोह या 1857 का रिवोल्ट है उन्हें दबाना होगा, या जो राष्ट्रीय आंदोलन है उन्हें दबाना होगा, उस सब में क्या है, वही सेना क्या है, आपकी काम करेगी। तो एक बहुत बड़ी सेना क्या है, भारतीय राजस्व पर ही क्या है, आपके ब्रिटिशर्स तैयार कर लेंगे। रियासतों का निशस्त्रीकरण, यानी कि अब देखिए, रियासतों के पास अधिकार नहीं है सेना रखने का। अब जिस शासक के पास सेना रखने का अधिकार नहीं है वो क्या है, कहीं ना कहीं अपने शासन को क्या है, मजबूत नहीं बना पाता, शासन पर जो उसकी पकड़ है वो कमजोर हो जाती है। निशस्त्रीकरण होगा, सेना नहीं है, और वो नाम मात्र के शासक बन के रह जाएंगे। आप जैसे देखेंगे पेशवा हैं, आपके पेशवा जो होंगे वो नाम मात्र के शासक बन के रह जाएंगे। हैदराबाद के होंगे वो नाम मात्र के, तंजौर के, मैसूर के, ये सब नाम मात्र के शासक बन के रह जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो सेना रखने का अधिकार है वो क्या है, समाप्त कर दिया जाएगा। और जब सेना नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो शासन पर पकड़ होनी चाहिए राजा की, वो बन नहीं पाएगी, और जब पकड़ नहीं बन पाएगी तो वो क्या है, नाम मात्र के शासक बनकर रह जाएंगे। जितने भी फैसले होंगे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट करेगा।
और कंपनी का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, यानी कि कंपनी ही क्या है, सर्वोच्च शक्ति के रूप में क्या है, भारत में स्थापित हो जाएगी। इससे ऊपर कोई रियासत नहीं होगी। और आप देखेंगे कि 1820 से के आसपास क्या है, भारत अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर लेती है। लगभग क्या कर लेती है, सर्वोच्चता स्थापित कर लेती है। तो होता क्या है कि कंपनी का भारत में क्या है, प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। कोई देशी रियासत इससे ऊपर नहीं है, कोई राजे रजवाड़े इससे ऊपर नहीं है। कंपनी का फैसला जो होगा वही क्या है, सबको मान्य होगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे नियम कानून, सारी नीतियां वो कौन बनाएंगे, आपके ब्रिटिशर्स बनाएंगे। और जब ब्रिटिशर्स बनाएंगे तो वो अपने फेवर में बनाएंगे। अब अगर मैं कहूँ बात, तो प्रथम सहायक संधि अगर आपको देखने को मिलेगी तो 1765 में देखने को मिलेगी। कब, 1765 में, जो अवध के साथ हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अवध, शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था और अवध का नवाब शामिल हुए थे और आपका बंगाल का नवाब शामिल हुए थे। लेकिन वे युद्ध हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स आपके युद्ध क्या है, जीत जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध जीत जाती है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध जीत जाती है तो अवध के नवाब के साथ एक संधि होती है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। कौन सी संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में। इस द्वितीय संधि के तहत जो अवध का नवाब होता है वो एक नाम मात्र का शासक हो जाता है। और उस संधि में आपको क्या है, सब्सिडरी अलायंस की झलक मिलती है। जो ये विशेषता है ना सब्सिडरी अलायंस की, सहायक संधि की, वो सब आपको देखने को अवध की संधि में मिलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहार में सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ, तो ये हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद के साथ हुआ 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली क्या है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो अगर आप देखेंगे तो प्रथम सहायक संधि जो देखने को मिलती है, वैसे तो वो इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है, 1765 में हुआ। लेकिन उसमें सब्सिडरी अलायंस के क्या है, प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं, एक झलक देखने को मिलती है सहायक संधि की। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका प्रथम सहायक संधि की को मान के चलते हैं कि अवध के साथ हुई है 1765 में। लेकिन अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए कि व्यवहार में प्रथम सहायक संधि कहाँ हुई है, तो वो आपके हैदराबाद के साथ होती है। तो ये सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोविजंस हैं, जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी कंपनी को क्या है इसके लाभ हो रहे हैं, जितना भी इसका प्रॉफिट हो रहा है, वो सब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।